हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होगे आप सभी लोग। स्टडी वगैरह बढ़िया चल रही होगी और सबसे बड़ी चीज कॉन्फिडेंट होगे, क्योंकि 2 दिन बचे हुए हैं। आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। कोई नींद भर नहीं आती, कोई चैन नहीं आती, कोई नींद भर नहीं आती, कोई चैन नहीं आती। मौत तो एक दिन मुअय्यन है, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। तो मौत को छू के टक से वापस। उम्मीद करता हूं आप लोग कनेक्ट कर पाए होगे। मैंने कहां का 2-4 वर्ड उठा के आपके सामने डाल दिए। रावल रतन शाह, आपको देखकर हमारा दिल खुशी से लबरेज हो गया। फुल जीएस का कोर्स, आप में से बहुत सारे लोग इंक्वायरी ये कर रहे हो कि सर फुल जीएस कोर्स करना है मेरा। फुल जीएस कोर्स का मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इको सब कुछ मुझसे पढ़ना है। तो ये जो फुल जीएस का कोर्स है ये 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 3 बैच हैं जो आपके सामने मैंने डेट बता दी है। ये कहां पर स्टार्ट हो रहे हैं? ये अनअकैडमी पे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, जो कि आज एक स्टार्ट हो चुका है, बाकी 2 आने वाले टाइम में। ये है मेरा डिस्काउंट कोड VARUN वरुण 777। आप अगर इसका यूज करते हो तो 10% का आपको डिस्काउंट अनअकैडमी पर मिल जाएगा किसी भी कोर्स में। तो इसको आप लोग नोट कर लो। आपको सब्सक्रिप्शन कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, जब भी लेना हो तो आप ले सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आगे मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं, ठीक है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हमारा दिल्ली सल्तनत हो चुका था और अब दिल्ली सल्तनत के आगे हम लोग बढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के आगे कल हम लोग यहां पर 1526 तक पहुंच चुके थे। मतलब अब हमें स्टार्ट करना है किससे? मुगल अंपायर से। बहुत ध्यान से देखना, मुगल एम्पायर से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इधर ध्यान से देखो, ठीक है। मुगल एम्पायर, जिसको हम लोग मुगलिया सल्तनत भी बोलते हैं। अब ये जो मुगल एम्पायर है ये आपका कहां से कहां तक चलता है? ये हमारा चलता है 1526 से स्टार्ट होता है और 1857 तक चलेगा। लेकिन हमें पढ़ना कहां से कहां तक है? जो हमारा एसएससी है, एसएससी में ये आपसे पूछता है 1526 से लेकर 1707 तक। 1707 का मतलब औरंगजेब तक, बाबर से लेकर औरंगजेब तक। यहां पर सबसे पहले हम लोग टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा बाबर, जिसको मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर बोलते हैं, पहला शासक, मुगलिया सल्तनत का फाउंडर। बाबर का टेन्योर क्या था? बाबर का टेन्योर 4 साल का था, 1526 से लेकर 1530 तक। इसके बाद बाबर का बेटा आएगा अकबर। माफ करिएगा, बाबर का बेटा आएगा हुमायूं। क्या हो गया है मुझे, क्या हो गया है मुझे से याद आया, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी मर्डर 2, जिसमें एक एक्ट कर रहा है जो विलेन का, उसका नाम होता है धीरज पांडे। तो जब उसको इंटेरोगेट करते हैं पुलिस स्टेशन में, तो उससे कहता है कि गाड़ी किसकी है? कहता है गाड़ी मेरे अंकल की है। तो तेरा अंकल कहां रहता है? अंकल पता नहीं कहां रहता है। मतलब तूने अभी बोला कि गाड़ी तेरे अंकल की है और अंकल कहां रहता है? अंकल का एड्रेस तुझे पता नहीं। अच्छा ऐसा कहा मैंने, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। ये हीरो, कायदे से बात कर। चलिए तो आगे बात करते हैं। बाबर का बेटा हुमायूं। तो जो हुमायूं है, हुमायूं का टेन्योर इसके बाद 1530 से लेकर 1555 तक। इसके बाद आएगा हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर का टेन्योर 1556 से लेकर 1605 तक। अकबर का बेटा इसके बाद जहांगीर आएगा। जहांगीर का जो टेन्योर है ये 1605 से स्टार्ट होकर 1627 तक जाएगा। और जहांगीर का बेटा शाहजहां। शाहजहां, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, शाहजहां। तो 1627 से लेकर, शाहजहां का टेन्योर कब तक रहेगा? 1627 से लेकर 1658 तक, या 1628 भी कहीं कहीं लिखा रहता है। बात वही है, 1627 तक जहांगीर ने करा तो 1628 से शाहजहां का स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद औरंगजेब। औरंगजेब का टेन्योर आपका 1658 से स्टार्ट होगा और 1658 से लेकर 1707 तक। ये आपका टेन्योर है। इन शासकों को आपको मुगल एम्पायर में पढ़ना है। इन शासकों से जुड़े हुए ही आपके क्वेश्चन भी बनेंगे। यहां पर समझने वाली बात यह है कि देखो सबसे कम पीरियड तक रूल किसने किया है? सबसे कम रूल किया है बाबर ने।
और सबसे ज्यादा किसने रूल किया है? तो ध्यान रखिएगा, अकबर ने और औरंगजेब ने, इन दोनों ने 49 साल शासन किया है, 49 ईयर्स। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है कि मुगलिया सल्तनत में सबसे ज्यादा शासन किसने किया? आपका आंसर होगा अकबर या औरंगजेब, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में आपके सामने दिया हुआ होगा। इसको हल्का सा इधर रोटेट कर दो, इधर हल्का सा, इधर फैन को। अब यहां पर सबसे पहले देखो, क्योंकि एसी का टाइम अब चला गया, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाबर की। बाबर से बनने वाले हमारे क्वेश्चन क्या क्या है। बाबर का जन्म कहां पर हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था फरगना में। कहां पर हुआ था? फरगना में। ठीक है। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, यह हुआ था 14 फरवरी 1483 में। ठीक है, वैलेंटाइन डे वाले दिन बाबर पैदा हुआ था, देख लो। यह तो हो गया जन्म। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, बाबर ने भारत में सबसे पहले आक्रमण कब किया? बाबर ने भारत में सबसे पहले 1526 में आक्रमण किया। कई सारी किताबों में हालांकि यह भी लिखा रहता है कि 1519 में सबसे पहले बाबर ने भेरा में आक्रमण किया था। तो एक चीज यह ध्यान रखना, वैसे कभी नहीं पूछता है लेकिन पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछ देता है। तो 1519 में भेरा में इसने अटैक किया था, लेकिन एसएससी हमेशा यही मान के चलता है कि 1526 में बाबर ने सबसे पहले अटैक किया। बाबर ने लगातार भारत में 4 साल अटैक किए, और ये कौन कौन से युद्ध लड़े? पहला 1526 में, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध। ये किससे लड़ा था? इब्राहिम लोदी से। कल भी ये मैंने आपको बताया था, दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक। इसके बाद 1527 में बाबर ने दूसरा बैटल लड़ा, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ खानवा। यह लड़ा था राणा सांगा से। किससे? राणा सांगा। इसके बाद ध्यान रखना, तीसरा बैटल 1528 में, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ चंदेरी। यह किससे हुआ था? यह हुआ था मेदिनी राय से। किससे? मेदिनी राय। इसके बाद ध्यान रखना है चौथा और आखिरी युद्ध, जिसको बोलते हैं 1529 का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा। किसको बोलते हैं? बैटल ऑफ घाघरा। यह किससे लड़ा था? अफगान फोर्सेस से। अफगानों ने यहां पर अटैक कर दिया था बाबर के ऊपर, तो अफगानों को अकेले हराया था बाबर ने। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये चारों बैटल्स जो हैं, इसमें बाबर की ही जीत हुई थी। पहली चीज आपको ध्यान रखना है। इसको याद रखने का तरीका क्या है? इसको याद रखने का आपका तरीका है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। मैंने क्या बोला? पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। फिर से मेरे साथ रिपीट करो, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। पी फॉर पानीपत, पानी पिया, खाना खाया, के फॉर खानवा, चांद देखा, सी फॉर चंदेरी, और घर गया, जी फॉर घाघरा। और 1530 में मर गया, मतलब डेथ। डेथ। बस बाबर का टेन्योर यहीं से खत्म। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। बस 1526, 27, 28, 29, 30, यहां पर आपको बस इतना ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि बाबर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, जिसका नाम है बाबरनामा। बाबरनामा। बाबर ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, बाबरनामा, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? तो ध्यान रखिएगा, बाबर ने इसको टर्किश में लिखा था, तुर्क में, टर्किश लैंग्वेज में। लेकिन आगे चल के अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसको ट्रांसलेट कर दिया था किसमें? फारसी में। फारसी में ट्रांसलेट कर दिया, और बाबरनामा का नाम बदल के क्या रख दिया गया? तुझके बाबरी। क्या रख दिया गया? तुझके बाबरी। समझ गए? हमें इसके 4 बैटल पता हो गए, किससे किससे ये बैटल हुआ। बाबरनामा बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी। इसका आगे चल के अब्दुल रहीम खाना ने ट्रांसलेशन किया फारसी में, जिसका नाम पड़ा तुझके बाबरी। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है बाबर से कि मुगलिया सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? ये एक कॉमन क्वेश्चन है। कभी भी आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी या मुगलिया सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहां पर दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज टर्किश थी। क्या थी? तुर्क। और मुगलिया सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? फारसी। क्या थी? फारसी।
मुगलिया सल्तनत के अंदर केवल बाबर के द्वारा लिखी गई बाबरनामा ही तुर्क लैंग्वेज में लिखी गई है। इसके आगे जितनी भी किताबें लिखी जाएंगी वो सब फारसी में लिखी जाएंगी। समझ गए बात को? कोई समस्या तो नहीं? यहां तक बाबर से आपके इतने क्वेश्चन बनते हैं, इतने क्वेश्चन आपको बड़े ही ध्यान से रखने हैं अपने पास सजा के। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बाबर के आगे। बाबर के आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे किसकी? बाबर के बेटे हुमायूं से बनने वाले क्वेश्चंस की। हुमायूं पर आ जाइए। हुमायूं का टेन्योर 1530 से लेकर 40 तक रहा और इसके बाद ब्रेक होता है 15 साल का। इसके बाद 1555 से लेकर 56 तक 1 साल का टेन्योर। हुमायूं के बारे में पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है, हुमायूं 4 भाई थे। ये 4 भाई कौन कौन थे? पहला तो हुमायूं था, दूसरा था कामरान, तीसरा था हिंदाल और चौथा था अस्करी। ये 4 भाई थे हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। हुमायूं ने सबसे पहले 1530 में गद्दी पर बैठते ही जो इसका पहला बैटल आपको ध्यान रखना है, यह है 1531 का। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ देवराय। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ देवरा। इसको देवराय हटा दीजिए क्योंकि देवराय का बैटल तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में होगा। बैटल ऑफ देवरा। बैटल ऑफ देवरा हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। इसको कौन जीता था? इसको हुमायूं जीता। विन। इसके बाद आपको ध्यान रखना है 1533 में हुमायूं ने एक शहर की स्थापना करी थी दिल्ली के पास जिसको बोलते हैं दीन पनाह। ये जो दीन पनाह नाम के शहर की इसने स्थापना करी थी, उसी में हुमायूं ने एक लाइब्रेरी भी बनवाई थी। लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय। इसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद 1539 में 1539 में हुमायूं ने एक बैटल लड़ा था जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ चौसा। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ चौसा। ये किसके किसके बीच में हुआ? ये आपका हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ। इसको जीता कौन? इसको जीता शेर शाह सूरी। ठीक है। इसके बाद 1540 में जस्ट 1 साल बाद एक और बैटल होता है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज ये भी आपका हुमायूं और शेर शाह सूरी के ही बीच में हुआ और इसको भी कौन जीता? शेर शाह सूरी। लगातार 2 बैटल जब यहां पर शेर शाह सूरी हुमायूं से जीत जाता है तो इसके बाद हुमायूं को भारत छोड़ के भागने की नौबत आ जाती है। हुमायूं यहां से भारत छोड़ के भाग जाता है। उसके बाद ये जो 15 साल होते हैं इसके बीच की हुमायूं की अपनी स्टोरी है जो कि मैं आपको क्लास में कराता हूं। तो ये क्लास क्योंकि नहीं चल रही है, क्विक रिवीजन चल रहा है। 15 साल के गैप के बाद हुमायूं अपनी ताकतें बटोर के अपने भाइयों की मदद वगैरह लेकर 1555 में आक्रमण करता है दिल्ली पर और उस टाइम पे शेर शाह सूरी का बेटा सिकंदर शाह सूरी तख्त पर होता है। सिकंदर शाह सूरी से 1555 में हुमायूं का फिर बैटल होता है 1555 में। ठीक है। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ सरहिंद। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ सरहिंद। बहुत बार आपसे पूछ चुका है। बैटल ऑफ सरहिंद किसके बीच में? अभी तक ये 3 बैटल शेर शाह सूरी से हो चुके थे जिसमें कि एक हुमायूं जीता था, उसके बाद के लगातार ये दोनों हार चुका था। अब शेर शाह सूरी के बेटे सिकंदर शाह सूरी से बैटल होता है बैटल ऑफ सरहिंद और इसको कौन जीतता है? इसको जीतता है हुमायूं। और यहीं से सूरी डायनेस्टी फिर से खत्म हो जाती है और दिल्ली के ऊपर मुगलिया सल्तनत का तख्त फिर से यहां पर बैठ जाता है। 1555 में हुमायूं फिर से आ जाता है और 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कोई समस्या तो नहीं? हुमायूं का टेन्योर यहां पर खत्म हो गया। यही रीजन है कि आप लोग देखो ये जो 15 साल का बीच में गैप है, हुमायूं की आधी जिंदगी स्ट्रगल में निकल गई। तो आपका पहला क्वेश्चन यहां पर यह बनाता है कि ये कौन सा मुगलिया शासक है, ये कौन सा मुगलिया शासक है जिसका जीवन लगभग स्ट्रगल में ही गुजरा है? तो ये है हुमायूं। ध्यान रखिएगा, इसका जीवन सबसे ज्यादा स्ट्रगल में गुजरा। अब हुमायूं की टॉम्ब कहां पर है? तो ध्यान रखना, हुमायूं टॉम्ब, टॉम्ब मतलब मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं का मकबरा है आपका दिल्ली में। ओके। एक चीज और ध्यान रखना, हुमायूं का मकबरा जो है ये किसने बनवाया? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से बताइए, कोई बता सकता है हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? चलिए मैं बता देता हूं।
हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा बनाया गया था। और हुमायूं की वाइफ कौन थी? हुमायूं की वाइफ थी हामिदा बानो। कौन थी? हामिदा बानो। हामिदा बानो और हुमायूं का ही एक बेटा होता है जिसका नाम होता है अकबर। अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। जैसे हम लोगों ने यहां पर टॉम्ब की बात करी, हुमायूं की टॉम्ब दिल्ली में है, इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है बाबर की टॉम्ब कहां पर है। तो बाबर की टॉम्ब यहां पर मैं लिख देता हूं। बाबर की टॉम्ब में कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, तो इधर देखो, बाबर की अगर टॉम्ब की हम बात करें तो बाबर की टॉम्ब दो जगह पर है। एक तो आगरा के आराम बाग में है बाबर की टॉम्ब, और दूसरी है काबुल में। बाबर को पहले भारत में ही आगरा के आराम बाग में दफना दिया गया था, लेकिन उसके बाद होता नहीं था उस टाइम पे कि भैया लोगों की इच्छा होती थी कि जहां के वो रहने वाले हैं वहीं पर उनको दफन किया जाए या उनको वहीं पर जलाया जाए। ठीक है, तो ये लोगों की इच्छा हुआ करती थी। आज भी आप देखते हो लोगों की इच्छा होती है कि बनारस में जाके, काशी में जाके अपने प्राण त्यागे, तो कुछ ऐसा ही यहां पर सीन था। तो उसके बाद बाबर की जो डेड बॉडी थी इसको आगरा के आराम बाग से निकाला गया और निकाल के काबुल ले जाया गया और फाइनली काबुल में दफनाया गया। इस वजह से दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे पूछेगा कि बाबर की टॉम्ब भारत में कहां पर है तो आपका आंसर होगा आगरा। अगर आपसे पूछेगा कि जनरली अगर पूछे कि बाबर की टॉम्ब कहां पर है तो फिर आपका आंसर होगा काबुल। जैसे कि आज दोपहर में मैंने पेपर डिस्कस कराया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस कराया। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना। मैंने 2019 का जो सीजीएल का पेपर है वो डिस्कस कराया। उसमें आप लोग पूछ रहे हो कि एसएससी ने पेपर में ये क्यों लिखा कि भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। आप लोगों का कहना है, आप लोग लगातार उस पर मैसेज कर रहे हो कि भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है। देखो, हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपसे पेपर में यह पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आप हमेशा ब्रह्मपुत्र आंसर लगाओगे। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आपका आंसर क्या होगा? गंगा होगा, क्योंकि गंगा भारत में बह रही है, इसलिए उसके लिए भारत में बहने वाली नदी जब पूछेगा तब आप गंगा लगाओगे। अदरवाइज भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी ही हम कंसीडर करते हैं। ओके, तो इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है। ये हमारे बाबर और हुमायूं से बनने वाले क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हमारा हुमायूं के बाद आता है अकबर। अकबर से आपके यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे चलिए देखते हैं। अकबर, बहुत ध्यान से समझना। अकबर का टेन्योर कब से कब तक था? अकबर का टेन्योर 1556 से लेकर 1605 तक, पूरे 49 साल का कार्यकाल था। अब अकबर के पूरे कार्यकाल को लेकर चलते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अकबर ने 1564 में स्लेवरी सिस्टम को खत्म कर दिया। स्लेवरी को खत्म कर दिया, स्लेवरी फिनिश्ड या स्लेवरी एबोलिश्ड आप लिख सकते हो। इसने सारी गुलामी खत्म करा दी। इसने कहा आज से गुलामी नहीं चलेगी, आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते हो। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, एक इसकी जो इंपॉर्टेंट विजय है यह है 1573 की विक्ट्री। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है अकबर ने गुजरात पर विजय कब हासिल करी थी, तो ध्यान रखना गुजरात की विक्ट्री यह है 1573 की। ध्यान रखना इससे पहले 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी। किसकी? फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने क्या बनाया? बुलंद दरवाजा बनाया। क्या बनाया? बुलंद दरवाजा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि अकबर ने अपनी कैपिटल किसको बनाया, तो अकबर ने अपनी कैपिटल भी फतेहपुर सीकरी को ही बनाया था। ठीक है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी का निर्माण ही इसीलिए किया क्योंकि उसको कैपिटल बनाया जा सके। इसके बाद ध्यान रखना है 1575 में अकबर ने एक इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट किया जिसको बोलते हैं इबादत खाना। इबादत खाने की स्थापना कराई। इबादत खाने का मतलब होता था एक ऐसी जगह जहां पर मुस्लिम्स जाएंगे और मुस्लिम्स क्या करेंगे? कुरान की आयतें वहां पर पढ़ सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं, ये सारे काम मुस्लिम्स वहां पे कर सकते हैं और साथ में धर्म से जुड़ी हुई वार्तालाप कर सकते हैं, या फिर आप एक तरीके से बोल सकते हो धर्म से जुड़ी हुई बातें वहां पर कर सकते हैं और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। इस मकसद से इबादत खाने की स्थापना करी गई थी। इसके बाद 1576 में बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है जिसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी किससे हुआ था? महाराणा प्रताप से हुआ था। एक्चुअली ये कहा जाता है कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था यह बैटल, लेकिन यह बैटल
मानसिंह और किसके बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा, मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर ये बैटल नहीं लड़ा था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर इसके बाद आपको जो ध्यान रखना है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट जीत है अकबर की, जिसको बोलते हैं आसिरगढ़ की विक्ट्री। क्या बोलते हैं? आसिरगढ़ की विक्ट्री। 1601 में आसिरगढ़ को अकबर ने जीता था। यह आखिरी युद्ध था अकबर का, इसके बाद से अकबर ने कोई युद्ध नहीं जीता। यह तो बात हो गई अकबर के वर्क एंड एस्टैब्लिशमेंट के। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, 1575 के बाद 1578 में अकबर ने इबादत खाने के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोल दिए, और जैसे ही इसने इबादत खाने के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोले, तभी से इसको पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। वो एक अलग बात है कि ना ही हिंदुओं ने यहां पर इसको माना, ना ही हिंदू कभी गए उसके बाद, और ना ही मुसलमान गए। मुसलमान जो जाते थे उन्होंने भी यहां पर जाना बंद कर दिया। 1582 में अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम क्या है? दीन इलाही धर्म। दीन ए इलाही धर्म। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दीन इलाही धर्म को मानने वाला अकेला व्यक्ति कौन था? तो ध्यान रखिएगा, दीन इलाही को मानने वाला अकेला व्यक्ति बीरबल था। कौन था? बीरबल। कोई समस्या तो नहीं? यहां तक सभी को समझ आ रहा है? कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या तो नहीं है? कोई बता दो प्रीवियस कहां डिस्कस किया है सर ने। अरे यार एक बात बताओ यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लो। सर कहां प्रीवियस पेपर डिस्कस करेंगे? चैनल पे ही तो सर काम करेंगे, समझ रहे हो ना? ओके। खाना कहां खाते हैं? थाली में ही खाएंगे, और कहां खाएंगे? गिलास में तो खाना खाने नहीं लगेंगे, गिलास में पानी पिएंगे, थाली में खाना खाएंगे। वैसे ही सर कहां पेपर डिस्कस करेंगे? चैनल में डिस्कस करेंगे। और ये लाइक क्यों कम है? लाइक ठोको दबा के, लाइक बढ़ाओ, सुल्तान को मोहब्बत बख्शो। अब यहां पर बात करते हैं, अगला जो आपको ध्यान देना है, अकबर के 9 रत्नों से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। तो यहां पर ध्यान रखना, अकबर के 9 रत्न कौन से कहलाते हैं, या इंग्लिश में इन्हीं को 9 ज्वेल्स के नाम से जाना जाता है। तो अकबर के 9 रत्न कौन कौन से हैं? 9 रत्न या 9 ज्वेल्स, ठीक है। अकबर ने अपने दरबार में 9 लोगों को जगह दी थी। ये 9 लोग कौन है? सबसे पहले ध्यान रखना, बीरबल। बीरबल का रियल नेम क्या था? बीरबल का रियल नेम था महेश दास। क्या था? महेश दास। बीरबल की पोस्ट क्या थी? बीरबल की पोस्ट थी एडवाइजर। एडवाइजर, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, मानसिंह। मानसिंह, मानसिंह की पोस्ट क्या थी? कमांडर। कमांडर मतलब सेनापति, ठीक है। ओके, कोई समस्या तो नहीं? क्या बफर हो रहा है? आई थिंक अभी ओके है। शट डाउन उसको। अभी आवाज क्लियर है मेरी आप सभी को? मुझे ऐसा लग रहा है कि बफर हुआ था अभी बीच में वीडियो। अभी ठीक है ना? हाँ, बीच में मुझे लगा कि बफर हुआ है। बीरबल के बाद मानसिंह। मानसिंह कमांडर थे, मतलब सेनापति। इसके बाद ध्यान रखिएगा, टोडरमल। टोडरमल, टोडरमल कौन थे? ये थे फाइनेंस मिनिस्टर। कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, टोडरमल के बाद ध्यान रखना है, बीरबल हो गए, मानसिंह हो गए, टोडरमल हो गए। इसके बाद ध्यान रखिए तानसेन। कौन थे? तानसेन। जैसे बीरबल का रियल नेम महेश दास था, वैसे ही तानसेन का रियल नेम क्या था? रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। और तानसेन को कौन सी पोस्ट दी गई थी? इनको म्यूजिशियन की पोस्ट दी गई थी। किसकी? म्यूजिशियन की। संगीत गाते थे। ध्यान रखिएगा, आपसे कई बार पूछ देता है कि तानसेन कौन सा संगीत गाते थे। तो तानसेन 2 तरीके का संगीत गाते थे। एक तो राग मल्हार गाते थे। कौन सा? राग मल्हार।
और दूसरा दीप मल्हार गाते थे, या दीपक मल्हार आप बोल सकते हो, दीप मल्हार। राग मल्हार का मतलब ऐसा बोला जाता है कि जब तानसेन राग मल्हार गाते थे तो बारिश हो जाती थी, और दीप मल्हार का मतलब जब तानसेन दीप मल्हार गाते थे तो अपने आप दीपक जल उठते थे। अब ये कितना सत्य है और कितना झूठ है, ये तो या तो तानसेन जाने या अकबर जाने। इसके बाद तानसेन के बाद आपको ध्यान रखना है अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना ये पोएट थे। एक थे अबुल फजल, क्या कौन थे? अबुल फजल। अबुल फजल जो थे ये भी पोएट थे, और अबुल फजल के ही सगे भाई थे जिनका नाम था फैजी। क्या नाम था? फैजी। ये भी पोएट थे। ये तीनों पोएट हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, बचे हुए 2 कौन है? एक आपको ध्यान रखना है मुल्ला दो प्याजा। क्या नाम है? मुल्ला दो प्याजा। जैसे पनीर दो प्याजा ना, वैसे ही मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा कुक थे, ठीक है, अकबर के कुक थे, बावर्ची थे। और मुल्ला दो प्याजा के बाद आखिरी कई किताबों में लिखा रहता है ये आपके भगवान दास थे, और कई किताबें लिखती हैं हकीम मुक्कान थे। आप इनमें से कोई भी मान लीजिए, लेकिन एसएससी कभी भी यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है। और ये भी क्या थे? ये भी पोएट थे। तो हकीम मुक्कान मान लीजिए, भगवान दास मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। जो आपसे पूछा जाता है वो मेनली इन्हीं से पूछा जाएगा, बाकी 8 से 90 नंबर से कोई भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एसएससी भी वहीं से क्वेश्चन करता है जहां पर कोई मतभेद ना हो। तो सीधी सी बात है, यहां पर आपको ध्यान रखना है बीरबल आपने देख लिया एडवाइजर, मान सिंह कमांडर, टोडरमल वित्त मंत्री, तानसेन म्यूजिशियन, अब्दुल रहीम खाने खाना पोएट, अबुल फजल पोएट, फैजी पोएट, मुल्ला दो प्याजा कुक। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, देखो अब्दुल रहीम खाने खाना ये वही है जिन्होंने तुझके बाबरी लिखी है। क्या लिखी है? तुझके बाबरी। तुझके बाबरी, ये बाबर नामा को इन्होंने ट्रांसलेट किया है फारसी में, ठीक है, पर्सियन में, और तुझके बाबरी उसका नाम दे दिया। यहां पर अबुल फजल और फैजी ये दोनों भाई थे, और इन दोनों ने 2 किताबें लिखी हुई हैं। एक किताब इन्होंने लिखी है आईने अकबरी, आईने अकबरी, और दूसरी किताब इन्होंने लिखी हुई है अकबरनामा। आईने अकबरी और अकबरनामा ये दोनों अकबर की जीवनी है, ठीक है। अकबर को पढ़ना लिखना कभी नहीं आता था, तो अकबर जाहिर सी बात है अपनी बायोग्राफी तो लिख नहीं पाएगा। तो अकबर की बायोग्राफी किसने लगी? अबुल फजल और फैजी, इन दोनों भाइयों ने लिखी हुई है, जिसमें से क्रेडिट दिया जाता है अबुल फजल को। ध्यान रखना, आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों ही पर्सियन लैंग्वेज में लिखी गई हैं, मतलब फारसी में लिखी गई किताबें हैं, ठीक है। ये हो गए अकबर के 9 रत्न, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अकबर के बाद कौन आता है? अकबर के बाद अकबर का बेटा जहांगीर। अब जहांगीर से बनने वाले क्वेश्चन समझो। जहांगीर का कार्यकाल 1605, जहां से अकबर का कार्यकाल खत्म होता है, और 1627 तक जाएगा। सबसे पहले तो ध्यान रखना है बचपन का नाम था सलीम, प्यार से इनको सेखू बाबा के नाम से बुलाया जाता था। और इनको टाइटल क्या दिया गया बड़े होने के बाद? इनको जहांगीर का टाइटल दिया गया था। जहांगीर का मतलब पता है क्या होता है? जहांगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। विश्व विजेता। यार कई सारे स्टूडेंट आप में से बोलते रहते हो कि सर आप जेई वालों को इग्नोर करते हो, सर आप हिंदी मीडियम वालों को इग्नोर करते हो। भाई मैं खुद हिंदी में बोलता हूं, मुझे खुद इंग्लिश नहीं आती। आप समस्या समझ नहीं रहे हो, मुझे खुद नहीं आती यार इंग्लिश। मैं खुद हिंदी में बोल रहा हूं। हिंदी में बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? हिंदी में समझाता हूं कि नहीं समझाता हूं? कोई समस्या तो नहीं है? कुछ प्रॉब्लम हो रही है आज यार, डेटा की बफरिंग हो रही है। अभी ओके है या नहीं ओके है ये बताइए जल्दी से। अभी ओके है या नहीं ओके है? एक बार फिर से बताइए। प्रॉपरली ऑडिबल और नॉट? चीजें क्लियर हैं या नहीं क्लियर है?
ऑल गुड, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, मैं कहूं बीच में आज लैग हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। तो सलीम इनका बचपन का नाम था, जहांगीर इनको टाइटल दिया गया विश्व विजेता। विश्व विजेता जहांगीर का मतलब होता है। यहां पर दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, जहांगीर की 3 शादियां हुई थी, ठीक है। जहांगीर की 3 शादियां किससे किससे हुई थी, ध्यान रखिएगा। मानबाई से हुई थी, मानबाई। दूसरा आपको ध्यान रखना है, जगत गोसाई से शादी हुई थी, जगत गोसाई। और तीसरी शादी किससे हुई थी, ये हुई थी आपकी मेहरुनिशा से, ठीक है, मेहरुनिशा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जहांगीर ने जो जगत गोसाई है, इनको जोधा का टाइटल दिया था। किसको, जगत गोसाई को, दूसरी वाइफ को। तभी कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। आप में से कई बार आप लोग मुझसे पूछते हो कि सर कई किताबों में लिखा रहता है कि जहांगीर की वाइफ जोधा थी, और आप बताते हो कि जहांगीर की मदर का नाम जोधाबाई था, मतलब अकबर की वाइफ का था। तो जहांगीर की माता का भी नाम जोधाबाई था, और जहांगीर ने अपनी दूसरी वाइफ को भी जो टाइटल दिया था, ये जोधा का टाइटल दिया था। मेहरुनिशा वही है जिनको नूरजहां का टाइटल दिया था। किसका, नूरजहां का टाइटल। तो मेहरुनिशा और नूरजहां एक ही हैं, और जगत गोसाई और जोधा एक ही हैं। अब ध्यान रखिएगा, जहांगीर जो है, जहांगीर को न्याय का राजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किंग ऑफ जस्टिस। किंग ऑफ जस्टिस मतलब न्याय का राजा। जहांगीर को न्याय का राजा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने 30 यार्ड की चेन लगवाई थी। इस चेन की खास बात यह थी कि जहांगीर का कहना था कि कोई भी व्यक्ति जिसको मुझसे मिलना हो, मतलब राजा से मिलना हो, मुगल शासक से मिलना हो, वो सीधे आकर उस चेन में लगी हुई घंटी को बजा दे, और जो व्यक्ति उस घंटी को बजाएगा उसको हमारे सामने तुरंत प्रस्तुत किया जाए। तो जहांगीर के दरबार में कोई भी ब्रोकरेज वगैरह नहीं होती थी, मतलब कहने का कि दलाली वगैरह नहीं ली जाती थी। बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉपर इंसाफ मिलता था, और लोग सीधे जाके राजा से कभी भी मिल सकते थे। यह मेन रीजन था जिस वजह से जहांगीर को न्याय का राजा के नाम से जाना जाता था। आई थिंक फिर बफर हो रहा है, चलिए मैं रुक नहीं रहा हूं, बाद में चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से जहांगीर को न्याय का राजा के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर देखो, आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं जहांगीर से। एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि पहला ब्रिटिशर किस मुगल एम्परर के कोर्ट में आया था परमिशन लेने। यह है 1608 में। 1608 में पहला ब्रिटिशर आया था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस 1608 में आया था जहांगीर के कोर्ट में। इसके बाद दूसरा ब्रिटिशर 1615 में आया था, इसका नाम था सर थॉमस रो। क्या नाम था, सर थॉमस रो। यह भी जहांगीर के कोर्ट में आया था। तो ये 2 ब्रिटिशर हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, जहांगीर के कोर्ट में आए थे फैक्ट्री लगाने की परमिशन लेने। कहां पर इनको फैक्ट्री लगानी थी, इनको सूरत में फैक्ट्री लगानी थी, और जहांगीर ने इनको परमिशन दी भी थी। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जहांगीर ने किसको एतमाद की उपाधि दी थी। एतमाद का टाइटल जहांगीर ने किसको दिया, तो ध्यान रखिएगा, एतमाद का टाइटल जहांगीर ने मिर्जा ग्यास बेग को दिया था। किसको, मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग कौन है, तो ध्यान रखना, मिर्जा ग्यास बेग नूरजहां के फादर हैं, मतलब जहांगीर के फादर इन लॉ, ससुर साहब आप बोल सकते हो। तो जहांगीर ने अपने फादर इन लॉ मिर्जा ग्यास बेग को एतमाद की उपाधि दी थी। ये जो क्वेश्चन है ये आपके जहांगीर से बनते हैं। यहां पर अकबर से अगर हम बात करें तो अकबर के बारे में आपको ध्यान रखना है, अकबर की टॉम्ब कहां पर है, अकबर की टॉम्ब है सिकंदरा में। कहां पर, सिकंदरा। आपसे ये भी तो पूछ सकता है, अकबर की टॉम्ब के बारे में हम लोगों ने बात नहीं करी थी। अकबर की जो बिल्डिंग्स हैं इस पे ध्यान रखना। अकबर ने तुलादान सिस्टम को लॉन्च किया था। तुलादान सिस्टम का मतलब समझते हो, तुलादान सिस्टम का मतलब है एक तराजू लिया जाता था जिसमें एक तरफ अकबर बैठ जाता था, दूसरी तरफ अकबर के बराबर से ही सोने चांदी हीरे जवाहरात तौल दिए जाते थे और गरीब प्रजा में बांट दिए जाते थे। दिस इज कॉल्ड तुलादान सिस्टम। अकबर ने ही मनसब सिस्टम लॉन्च किया था, इसको मनसबदारी प्रथा भी बोलते हैं, मनसब सिस्टम। ये जो मनसब सिस्टम था ये 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम थी। इसका मतलब यह था कि हर 10 साल में हम सबकी सैलरी रिव्यू करेंगे और हर 10 साल में हर एक प्रत्येक व्यक्ति की सैलरी बढ़ा दी जाएगी। क्या करी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। और जिन्होंने अच्छा काम किया होगा उनका औहदा भी बढ़ा दिया जाएगा, मतलब उनको प्रमोट भी कर दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड मनसब सिस्टम। अकबर ने, आपको ध्यान रखना है, इधर मैं लिख देता हूं, अकबर ने आपका आगरा फोर्ट की स्थापना करी हुई है। किसकी, आगरा फोर्ट की।
साथ में इलाहाबाद का किला भी अकबर ने बनाया था, इलाहाबाद। तो ये दोनों किले आपको ध्यान रखने हैं, इलाहाबाद फोर्ट और आगरा फोर्ट, ये अकबर के ही द्वारा बनाया गया है। अकबर ने जोधाबाई महल भी बनाया हुआ है, जोधाबाई महल। फतेहपुर सीकरी मैंने आपको बता ही दिया था अकबर ने बनाया हुआ है। अकबर ने शीश महल भी बनाया हुआ है, शीश महल ये भी जोधाबाई के लिए ही बनाया था। ये सारे बिल्डिंग्स है अकबर के, जो कि इस कलर से, बेबी पिंक कलर से लिखे हुए हैं, इनको भी आप ध्यान रखना। तो हम लोग बात कर रहे हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर के बारे में बाकी सारी हमने बात कर ली है। जहांगीर की टॉम्ब ध्यान रखना कहां पर है। जहांगीर की टॉम्ब आज की डेट में भारत में नहीं है, यह है पाकिस्तान में। यह कहां पड़ती है? लाहौर में। जहांगीर की टॉम्ब कहां पर है? लाहौर में है। जहांगीर से बनने वाले इतने क्वेश्चन आपको ध्यान रखने होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के बाद हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां से जो हमारे बनने वाले क्वेश्चन है, इनको देखो। शाहजहां ने 30 साल तक शासन किया है। शाहजहां ने 30 साल तक शासन किया है। 1538 से लेकर 1528 से लेकर 1558 तक, 30 साल तक। जहांगीर का बचपन, शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? जैसे जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, वैसे ही शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। क्या था? खुर्रम। और बड़े होते होते इनका नाम क्या पड़ गया? शाहजहां पड़ गया। शाहजहां से जो आपके बनने वाले क्वेश्चन है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि आपसे पूछता है कि यह कौन सा मुगलिया शासक है जिसके टाइम पे बिल्डिंग अपने चरम पर थी, मतलब आर्किटेक्चर अपने चरम पर था। ठीक है, बिल्डिंग सबसे ज्यादा किसके टाइम पर बनी है? शाहजहां के टाइम पर बनी है। एक क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे पूछता है कि यह कौन सा शासक है जिसके टाइम पर अरे यार ये क्या हो गया, इसको ऊपर करो, इसको ऊपर ले जाया जाए। ये ऊपर कैसे जाएगा? नॉट वर्किंग। चलिए छोड़िए। इसी तरीके से एक और आपका क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये कौन सा मुगलिया शासक है जिसके टेन्योर में चित्रकला अपने चरम पर थी, मतलब पेंटिंग अपने चरम पर थी। तो ध्यान रखना यहां पर, अगर आपसे पूछेगा, अगर आपसे पूछे पेंटिंग, यहां पर देखो, अगर आपसे पूछे पेंटिंग, तो पेंटिंग अपने चरम पर थी जहांगीर के टाइम पे। और अगर आपसे पूछे आर्किटेक्ट, तो आर्किटेक्ट किसके टाइम पर था अपने चरम पे? शाहजहां के टाइम पे। कोई समस्या तो नहीं? शाहजहां के टाइम पे बिल्डिंग अपने चरम पर थी और पेंटिंग जहांगीर के टाइम पे अपने चरम पर थी। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं शाहजहां के। शाहजहां के बारे में सबसे पहली चीज जो हमने यहां पर देखी हुई है, वो ये देखी कि शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम और बिल्डिंग अपने चरम पर थी, फुल ग्लोरी में। शाहजहां की जो बिल्डिंग्स हैं, ये क्या क्या हैं यहां पर देखो, क्योंकि बिल्डिंग्स ही शाहजहां की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का रेड फोर्ट, लाल किला शाहजहां ने ही बनवाया हुआ है। जामा मस्जिद शाहजहां ने ही बनाई हुई है। तीसरा आपको ध्यान रखना है मोती मस्जिद, मोती मस्जिद शाहजहां ने ही बनाई हुई है। ठीक है। चौथा यहां पर ध्यान रखना, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद। चौथा यहां पर आपको ध्यान रखना है जो शाहजहां की बिल्डिंग, यार दिल्ली के अंदर ही रेड फोर्ट हो गया, जामा मस्जिद हो गई, मोती मस्जिद हो गई, दिमाग से आउट हो रहा है। रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गई, मोती मस्जिद हो गई। शाहजहां के, हां ध्यान रखना, तख्ते ताउस, तख्ते ताउस, तख्ते ताउस मतलब इसी को मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? मयूर सिंहासन। ठीक है, इंग्लिश में इसी को पीकॉक थ्रोन बोलते हैं। तो ये बिल्डिंग है आपकी शाहजहां की, जो कि आपको ध्यान रखनी है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है शाहजहां की बिल्डिंग, यह है ताजमहल। ताजमहल, ताजमहल का आपसे एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछता है, तो ध्यान रखना ताजमहल की स्थापना शाहजहां के द्वारा 1531 में करी गई थी, जब शाहजहां की बीवी मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। और उन्हीं की याद में 1531 में ताजमहल की स्थापना करी और 1531 से लेकर 1553 तक ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। तो पहली चीज तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ताजमहल कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ, कितने सालों में?
तो ताजमहल जो है आपका ये 22 सालों में बनके तैयार हुआ। ध्यान रखिएगा कितने सालों में, 22 सालों में, 22 ईयर्स में बनके तैयार हुआ। दूसरी चीज ध्यान रखना, ताजमहल को बनाने में 1000 हाथी लगे थे और 50,000 वर्कर्स लगे थे। ताजमहल को बनाने वाले जो मेन आर्किटेक्ट थे ये दो लोग थे, एक थे उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी, और दूसरे कौन थे, दूसरे थे उस्ताद ईशा खां। क्या नाम है, उस्ताद ईशा खां। ये दो वो लोग थे जिनके हाथ शाहजहां के द्वारा कटवा दिए गए थे। तो इतने क्वेश्चन आपके शाहजहां से बनते हैं। अब यहां पर एक चीज और समझ लो, शाहजहां के 4 बेटे थे, इन्हीं के बीच में आगे द्वंद्व होगा, और शाहजहां के 4 बेटे जो हैं इनका नाम क्या क्या है, इधर देखो। शाहजहां का पहला बेटा जो था यह था दारा शिकोह, ठीक है। दूसरा बेटा था औरंगजेब, औरंगजेब। तीसरा बेटा था सुजा, और चौथा बेटा था मुराद, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो दारा शिकोह, औरंगजेब, सुजा और मुराद, ये 4 बेटे। शाहजहां से कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। कोई समस्या तो नहीं? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कोई समस्या तो नहीं है, आगे बढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो आपको ध्यान रखना है औरंगजेब का टेन्योर। अब देखो होता क्या है यार, यहां पर आपको मैं इनका राजपाट समझा देता हूं। यहां से आप देख सकते हो जो शाहजहां का टेन्योर है ये आपका माफ करिएगा, ये 1528 मैंने यहां पर लिख दिया है गलती से, 1628, ठीक है। अब जो ये शाहजहां का जो टेन्योर है 1628 से लेकर 1658 तक चलेगा। 1658 में क्या होता है कि शाहजहां बूढ़ा हो जाता है। जब शाहजहां बूढ़ा होता है तो शाहजहां कहता है भाई कि अपना राजपाट भी हम दे देंगे, तो सबसे बड़े बेटे को अपना राजपाट देगा ना, तो शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को राजपाट देने लगता है। लेकिन औरंगजेब जो होता है ये बगावत कर देता है दारा शिकोह के खिलाफ। औरंगजेब जो इसका दूसरा बेटा होता है ये बाय हुक और क्रुक रूल करना चाहता होता है बस। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है बचपन से। इसको ना अपने पिता से मोह होता है ना अपने भाई से मोह होता है, इसको बस गद्दी चाहिए होती है कैसे भी। ये अपने बाप के खिलाफ यहां पर विद्रोह कर देता है 1658 में, और उस टाइम पर दारा शिकोह बाहर होता है किले से। उस टाइम पर यह क्या करता है, अपने पिता को नजरबंद कर लेता है, मतलब कैद खाने में डलवा लेता है। शाहजहां मतलब अपने पिता शाहजहां को कैद खाने में बंद करा देता है। और शाहजहां को कौन से किले में बंद कराता है, तो ध्यान रखना आगरे के किले में बंद कराता है, जिसको अकबर के द्वारा बनवाया गया था। आगरे के किले में शाहजहां को इसलिए बंद कराया गया था क्योंकि वो शाहजहां की इच्छा थी कि शाहजहां वहां से लगातार ताजमहल को देखते रहे। शाहजहां के जो आखिरी के 8 साल थे जिंदगी के, ये बड़े तकलीफ में बीते थे। 1658 से लेकर 1666 तक ये 8 साल शाहजहां वहीं पर बंद रहते हैं। कहां पर, आगरे के किले में। और उसके बाद 66 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, दारा शिकोह से 1659 में एक बैटल होता है जिसको बैटल ऑफ देवराय के नाम से जाना जाता है, और इसमें ये अपने भाई को भी हरा देता है, दारा शिकोह को। उसके बाद अपने भाई के ऊपर, दारा शिकोह के ऊपर इस्लाम धर्म की अवहेलना करने का इल्जाम लगा देता है और अपने भाई दारा शिकोह को भी मरवा देता है। औरंगजेब इस्लाम धर्म का कट्टर प्रचारक था। यह दूसरे धर्म को की इज्जत ना करने वाला व्यक्ति था। जैसे कि अगर अकबर की बात करें तो अकबर दूसरे धर्मों की भी इज्जत करता था, लेकिन जहांगीर की बात करें, शाहजहां की भी बात करें, इनके भी टेन्योर में दूसरे धर्मों के व्यक्तियों की इज्जत हुआ करती थी। इन्होंने दूसरे धर्मों के व्यक्तियों को इज्जत बख्शी है। अकबर से पहले यह इज्जत नहीं दी जाती थी, अकबर ने चीजों को बदला था। लेकिन अब औरंगजेब का टेन्योर जैसे आ रहा था, चीजें पहले जैसी होने वाली थी, क्योंकि औरंगजेब जो था यह इस्लाम धर्म का कट्टर प्रचारक था। अब यहां पर औरंगजेब जब गद्दी पर बैठता है तो चीजें क्या क्या बदलेंगी, इसको थोड़ा सा देखना। यार औरंगजेब,
अब देखो यहां पर क्या क्या चीजें बदलने वाली है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछता है आलमगीर का टाइटल किसने एक्सेप्ट किया। आलमगीर, तो ध्यान रखना आलमगीर का टाइटल औरंगजेब ने ही एक्सेप्ट किया। दूसरा आपको ध्यान रखना है, औरंगजेब ने क्या किया, 2 बार अपनी कोरोनेशन सेरेमनी कराई, 2 टाइम्स। कोरोनेशन सेरेमनी का मतलब समझते हो ना, राज्याभिषेक। इसने सबसे पहले 1658 में जब अपने पिता को कैद खाने में बंद कराया तब अपना राज्याभिषेक कराया, और 1659 में अगले ही साल जब अपने भाई को मरवा दिया तो उसके बाद लाल किले में जाकर अपना राज्याभिषेक फिर से कराया। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 2 बार अपना राज्याभिषेक किसने कराया था, तो यह है औरंगजेब। नेक्स्ट यहां पर आपको जो ध्यान रखना है, औरंगजेब ने क्या क्या चीजें बंद कर दी। औरंगजेब ने झरोका दर्शन को बंद कर दिया। झरोका दर्शन, झरोका दर्शन का मतलब यह कि लेडीजों को इजाजत हुआ करती थी इससे पहले कि लेडीज जो मीटिंग चल रही होगी या जो दीवाने खास हुआ करता था उसमें पार्ट ले सकती थी, लेकिन इसने कहा लेडीजों का पार्ट लेना इस तरीके की मीटिंग में हराम है, तो लेडीजें पार्ट नहीं लेंगी। झरोका दर्शन को इसने बंद करा दिया। साथ में ध्यान रखना है, इसने तुलादान सिस्टम को भी बैन कर दिया, तुलादान भी इसने बंद करा दिया। तीसरी चीज ध्यान रखनी है, इसने नौरोज त्योहार को मनाना भी बंद कर दिया। ये वही नौरोज त्योहार है जिसकी मैंने कल बात करी थी, दिल्ली सल्तनत के अंदर स्लेव डायनेस्टी में बलबन ने इसको शुरू किया था, इसने नौरोज को भी बंद करा दिया। साथ में इसने क्या किया, लगाया क्या इसने जजिया फिर से लगा दिया, जजिया टैक्स इसने फिर से वसूलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जजिया इसने लगाया है। और बाकी अगर हम बात करें इसकी, नौरोज की, तुलादान और झरोका दर्शन, ये तीनों इसने फिर से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपको औरंगजेब से ध्यान रखना है। औरंगजेब की बिल्डिंग कुछ खास नहीं है। औरंगजेब की बिल्डिंग आपको सिर्फ 2 ध्यान रखनी है। एक तो आपको ध्यान रखना है बीबी का मकबरा। क्या ध्यान रखना है, बीबी का मकबरा। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्लैक ताजमहल किसको बोलते हैं, इसी को ब्लैक ताजमहल के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, ब्लैक ताजमहल। बीबी का मकबरा आपका कहां पर है, ये औरंगाबाद में है। कहां पर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। इसकी बीवी जो थी, इसका नाम क्या था, इसका नाम था दिलरास बानो। क्या नाम था, दिलरास बानो। ये एक ईरानियन महिला थी। इनकी मौत हो जाने के बाद इन्हीं की याद में बीवी का मकबरा औरंगजेब ने बनाया था। कहां पर, आपका औरंगाबाद में। और ब्लैक ताजमहल के नाम से इसको जाना जाता है। इसी को ताजमहल की घटिया नकल भी बोला जाता है। जी हां, घटिया नकल, ध्यान रखिएगा, मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूं अपनी तरफ से, इतिहासकारों ने इसको ताजमहल की घटिया नकल बोला है। एक क्वेश्चन और याद आया इतिहासकारों से, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन सा इतिहासकार है जिसने अकबर को इस्लाम का दुश्मन कहा है, तो ध्यान रखना ये है बदायूनी। कौन है, बदायूनी। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन कहा है। तो एक बिल्डिंग हो गई औरंगजेब की बीवी का मकबरा। दूसरी बिल्डिंग आपको औरंगजेब की ध्यान रखनी है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसको भी बोलते हैं मोती मस्जिद। अब आप कहोगे अभी तो मोती मस्जिद आपने बताया कि शाहजहां ने बनाई हुई है। शाहजहां ने जो मोती मस्जिद बनाई है वो आगरा में बनाई है। औरंगजेब ने जो बनाई है ये दिल्ली में बनाई है, लाल किले के अंदर। तो जब भी आप लाल किले के अंदर जाओगे, कभी आपको मौका मिलता है तो उसके अंदर देखोगे एक छोटी सी मस्जिद है, वो भी मोती मस्जिद है। लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कॉमनली कि मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई है, तो हमेशा आप आंसर लगाओगे क्या, शाहजहां। क्योंकि शाहजहां के द्वारा बनाई हुई जो आगरा की मस्जिद है वो मेन मोती मस्जिद है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब भी आपसे स्पेशली पूछे कि दिल्ली के अंदर मोती मस्जिद किसने बनाई है, तब आपका आंसर होगा औरंगजेब। यहां से आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मेनली वो मैंने यहां पे आपसे डिस्कस किए। एक लास्ट थिंग आपको ध्यान रखनी है, औरंगजेब की टॉम्ब कहां पर है, औरंगजेब की टॉम्ब भी औरंगाबाद में ही है। कहां पर, औरंगाबाद। औरंगजेब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, ऑटोबायोग्राफी। औरंगजेब की ऑटोबायोग्राफी क्या है, इसका नाम है फतवा ए आलमगिरी। क्या नाम है, फतवा ए आलमगिरी। ध्यान रखना, ठीक है, फतवा ए आलमगिरी। ये औरंगजेब की ऑटोबायोग्राफी है, इसकी जीवनी है। कौन सी लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है, यह कौन सा पहला व्यक्ति है जिसने गीता को फारसी में ट्रांसलेट किया या गीता का अनुवाद फारसी में किया, तो यह औरंगजेब का बड़ा भाई जिसको औरंगजेब ने मार दिया था, यह है दारा शिकोह। दारा शिकोह, दारा शिकोह पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने गीता को फारसी में कन्वर्ट किया था, अनुवादित किया था।
यहां से आपके जितने भी क्वेश्चन मुगल एम्पायर से मेनली बनने थे वो बन चुके हैं। औरंगजेब का टेन्योर 1707 में खत्म हो जाता है। इसके आगे जो आपका मुगल एम्पायर चलता है 1857 तक, वो ब्रिटिश कंक्वेस्ट का पार्ट है। वो सब यूपीएससी या स्टेट पीएससी में पूछा जाता है। आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 1707 से ही बनेंगे। पिछली बार का भी पेपर उठाकर देख लीजिए, 1707 और 1526 के बीच में ही वो लगातार आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ये था आपका मुगल एम्पायर, जो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आ जाइए मॉडर्न हिस्ट्री। थोड़ा नीचे से आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपके मेन इवेंट हैं जिसकी हम लोग बात करेंगे, इसमें सबसे पहला इवेंट आपको ध्यान रखना है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये वही कांग्रेस है राहुल गांधी वाली, आज की डेट में जो है उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब करी गई थी? 1885 में इसकी स्थापना करी गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पे भारत का वायसराय कौन था?